This is such a great trip. Didn't we plan a good one this time? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। फिजिक्स में चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर तरंग की, वेव्स की। वेव्स होती कैसी हैं, कैसे गति करती हैं, इनको हम लोग जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में। आज आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप केवल थ्योरी माध्यम में पढ़ते आए हो तो आज आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से कि ये वेव्स होती क्या है, किस प्रकार की होती हैं और कैसे ये ट्रेवल करती हैं। चलिए शुरू करते हैं और आई होप आपको ये सेशन पसंद भी आएगा। तो वेव्स जो है एक प्रकार का कंपन है, एक विक्षोभ है। जब भी हम लोग तरंग के बारे में सोचते हैं, जैसे ही पहले तरंग आता है हमारे दिमाग में, ध्वनि सुनाई देती है, तो तुरंत अपने दिमाग में यही आता है जो ऐसे ऐसे करके आगे चलती हो, या समुद्री लहरें आ जाती होंगी दिमाग में, या पानी में अगर आप जो एक शांत जल में कोई पत्थर का टुकड़ा गिराते हो तो वो जो वेव बनती है वो अपने दिमाग में इमेज आ जाती है, क्योंकि बचपन से हम लोग ऐसा सुनते आए हुए हैं, है ना। ऐसे ही ये एक्चुअल में वेव ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, जो सुनते आए हो बिल्कुल सही है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। तरंग वेव ऐसे ही होती है, लेकिन क्या सभी तरंगें ऐसी होती हैं? नहीं, उनके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, जिनको आज की क्लास में हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। तो तरंग एक प्रकार का कंपन है, एक विक्षोभ है जो निर्वात तथा पदार्थों से होकर जाती है। ये निर्वात में भी ट्रेवल करती है और पदार्थों के माध्यम से भी ट्रेवल करती है, ठीक है। तो अब इसमें भी प्रकार होते हैं। कुछ प्रकार हैं जो जिनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम बोले तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कोई बीच का माध्यम जरूरी नहीं होता है, कुछ ना हो तब भी। यहाँ तक कि हवा भी एक माध्यम होता है। हवा भी ना रहे, निर्वात रहे, वैक्यूम रहे, हवा की भी उपस्थिति ना रहे, तब भी जो ट्रेवल कर जाए वो सिचुएशन में भी वेव्स जाती हैं। कुछ वेव्स होती हैं और कुछ वेव होती हैं जिनके लिए माध्यम की जरूरत होती है, या तो वो ठोस में जाएंगी या द्रव में जाएंगी, ठीक है ना, या गैस में। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया गया है दो मुख्यतः प्रकार से, उसके बाद आगे डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तरंग की, वेव्स की, तो वेव या तरंग जो है मुख्यतः दो प्रकार से इनको डिवाइड किया जाता है। एक यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव्स, और एक अयांत्रिक तरंगे यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स। एक एक और करके समझते हैं। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके लिए दोस्तों किसी माध्यम, पदार्थिक माध्यम की जरूरत होती है। पदार्थिक माध्यम बोले तो ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। यानी यांत्रिक तरंगे वो होंगी जो पदार्थिक माध्यम की इनमें आवश्यकता होगी। ठोस, द्रव, गैस, इनमें से किसी में से ये ट्रेवल करेंगी। लेकिन नॉन मैकेनिकल तरंगे वे होंगी जो निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती हैं, निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती हैं। इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जरूरी देखो, जब मैं आवश्यकता बता रहा हूं इसका मतलब कि कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये रहेगा तभी ट्रेवल कर लेंगे, नहीं रहेगा तब भी ट्रेवल कर लेंगे। ये आवश्यकता का रियल मीनिंग होता है। कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि अयांत्रिक तरंगों में इसमें किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो लोगों के दिमाग में आएगा अच्छा कोई अगर पदार्थिक माध्यम होगा तो इसमें ये ट्रेवल ही नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, ट्रेवल करेगी, लेकिन आवश्यक नहीं है कि ये जब वो रहे तभी ट्रेवल करे। इसमें आवश्यक है कोई माध्यम होगा तभी वो ट्रेवल करेगी, ठीक है। चलो, अब यांत्रिक तरंगों को पहले समझते हैं, फिर अयांत्रिक तरंगों की तरफ जाएंगे। तो मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार से डिवाइड की जाती हैं। एक तो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, जिनको अभी हम लोग समझेंगे।
दूसरा होती है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य बोले लॉन्गिट्यूडनल वेव और अनुप्रस्थ बोले तो ट्रांसवर्स वेव्स। अब ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या होता है, इसी का पूरा खेल है और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो इसी को अच्छे से तरीके से समझते हैं हम लोग। देखो, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों को आप समझ लो अच्छे से। यहीं पर कंफ्यूजन होती है और यहीं से सब लोग आप लोग रट्टा मार करके आगे बढ़ते हो, जिस वजह से चीजें बार बार गलत होती हैं आपसे। ध्यान से समझिए, अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव्स एक ऐसी वेव होती है जो तरंग की गति की दिशा में माध्यम के करोड़ के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती हैं, यानी वर्टिकल होती हैं। अब इसको समझो क्या है ये वर्टिकल। मतलब जब भी कोई वेव्स जाएगी ना, तो वेव इसमें कुछ इस प्रकार से रहेगी, ठीक है, सिनुसाइडल टाइप की। इसमें ऊपर देख रहे हो एक ये पड़ रहा है, एक नीचे गर्त पड़ रहा है। इसे बेसिकली कहते हैं क्रेस्ट एंड थ्रो। ये जो है क्रेस्ट एंड थ्रो है, और क्रेस्ट एंड थ्रो के रूप में ये ट्रेवल करती हैं। यानी आप इसको भी एक आपको ये पढ़ते आए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस प्रकार से होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे ही है ना। तो ये इस रूप में ट्रेवल करती हैं, यानी कि इसमें एक साथ ऊपर नीचे करके वेव्स जाती हैं 90 डिग्री पर, ठीक है ना। अब देखो, ये 90 डिग्री पर करके जाती हैं, यानी लंबवत पड़ती हैं और ऊपर नीचे होते हुए ये ट्रेवल करती हैं। जैसे जैसे लाइट हो गया, ऊष्मा हो गया, इसके अलावा गिटार की जो ध्वनि निकलती है तारों से वो हो गई, या फिर समुद्री लहरें हो गई। समुद्री लहरें आप देखते हो ना, ऐसे ऐसे ही तो जाती हैं, लहरें हो गई। या रेडियो वेव्स हो गए, रेडियो वेव्स भी आप आगे पढ़ोगे तो रेडियो वेव्स भी ऐसे ही जा करके पहुंचती हैं। गिटार की ध्वनि हो गई, ये सब। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे को ढकेलते चलती हैं, ठीक है ना। धकेलती मतलब वो कंप्रेस होती हैं खुलती हैं, सब कंप्रेस होती हैं खुलती हैं। तो जैसे आप स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग कुछ ऐसे प्रकार का होता है ना, ऐसे 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 होता है। तो स्प्रिंग में क्या होता है कि ये एक दूसरे को धक्का मारते चलती हैं। जैसे आप स्प्रिंग को दबाए उसके बाद छोड़े तो ये एक दूसरे को धक्का मारते हुए कंपन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही होता है ना स्प्रिंग की गति। समुद्री लहर में क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे चल रही हैं, ऐसे ऐसे चल रही हैं। यानी कि इसमें अगर मान लो आपका ए है, ये कोई भी मटेरियल या कोई भी यहाँ पर इस लहर पर कोई मटेरियल ए ये यहाँ पर स्थिति पर है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेवल करते करते धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये पहुंचेगा ना, क्योंकि ये चीज पूरा पूरा ट्रेवल कर रहा है धीरे धीरे। ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, ये जा रहा है। इस स्थिति में क्या हो रहा है, इस स्थिति में ये लोग मान लो अगर कोई ए यहाँ पर है तो वो ए यहीं पर रहेगा या बहुत ज्यादा करके यहाँ तक आ जाएगा कंप्रेस कर संपीड़ित किया गया तो। लेकिन ये बाकी लोगों को ढकेलेगा आगे, ये इसको धक्का देगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, 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 यानी अंत तक ए नहीं पहुंचेगा, अंत तक अंत वाला ही रहेगा, बस थोड़ा दूरी वो ट्रेवल कर सकता है, बात अलग है। लेकिन ए जो है उसकी पोजीशन यहीं पर रहेगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहां पर देख रहे हो कि पूरा पूरा मैटर यहां पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आप देखो समुद्र में लहर है, अगर मान लो आ रही है तो वहां पर कोई एक एक नौका मान लो तैर रही है या कुछ भी एक मटेरियल तैर रहा है, तो वो धीरे 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 करके पहुंचेगा ही। लेकिन अगर स्प्रिंग होता तो अगर स्प्रिंग पर एक धुरे पर कुछ चीज चिपका दो, क्या वो इधर आएगी, नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर ये होता है, इस स्थिति में क्या होता है, तरंग की दिशा में माध्यम के कणों को कंपन करने की दिशा के अनुदिश यानी पैरेलल होती हैं, और तरंगे इसमें संपीड़न और विरलन यानी कंप्रेशन एंड डिप्रेशन के रूप में जाती हैं। ये कंप्रेस करती हैं छोड़ती हैं, कंप्रेस करती है छोड़ती हैं। समझ में आ गया। तो जब भी आपके आपके पास पूछा जाए अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है, तो अनुदैर्ध्य की तरह स्थिति में आप बोलिएगा लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव है, ये लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव है ये लॉन्गिट्यूड में चलती हैं। और जो ट्रांसवर्स वेव है ये 90 डिग्री पर, यानी कि समझ लो कि वेवलेंथ के रूप में, वर्टिकल लंबवत के रूप में होती हुई चलती हैं वेवलेंथ। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल में देखो, उसके बाद आगे और बढ़ाते हैं और समझाते हैं। प्रकाश, उष्मा, गिटार, ध्वनि, रेडियो, समुद्री लहर, ये एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। अब इसको इमेज के माध्यम से थोड़ा और समझो। ट्रांसवर्स वेव जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऐसे ऐसे चलेंगी, यानी कि ये लंबवत पड़ेंगी, बार बार लंबवत पड़ेंगी, ठीक है ना। और जबकि ये देखो ये लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव होती हैं वो एक दूसरे को कंप्रेस करेंगी, संपीड़ित करेंगी, कंप्रेस करेंगी, संपीड़ित करेंगी। समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और एग्जांपल देखो। देखो चित्र जो होता है, वन इमेज कैन से 1000 वर्ड्स, तो इमेज को देख करके समझो। अब
कैसे पहचाने कौन सी वेव, मान लो पूछ लिया गया कौन सी वेव ये अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है। तो आप देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इसमें डायरेक्शन जो होती है देखिए इस प्रकार से चल रही है, समानांतर चल रही है। कान आपका सुनाई देता है जब ध्वनि बजता है तो सोर्स से, और ध्वनि जो है ये ऐसे इस प्रकार से एक दूसरे से को धक्का देते हुए यहाँ तक पहुंचती है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, ये तो आप पढ़े ही हो। तो निर्वात रहेगा अगर तो उसमें ध्वनि नहीं ट्रेवल करेगी, ध्वनि नहीं ट्रेवल करेगी तो यानी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। आवाज आप तक क्यों पहुंचती है? क्योंकि यहाँ पर वायु गैसें हैं। मैं आपके पास बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए यहाँ से मैं एक रूम में एक छोर से दूसरे छोर पर बुला रहा हूँ किसी व्यक्ति को, तो यहाँ पर गैस है, वायु है, वायु गैसों का मिश्रण है, आप जानते हो। तो वो माध्यम का काम करता है, यहाँ से वहां तक आवाज पहुंच जाती है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ठोस में सबसे तेजी से ध्वनि ट्रेवल करती है, फिर द्रव में, फिर गैस में। ये ध्वनि की स्पीड की बात की जा रही है। तो ठोस अगर होगा तो उसमें अगर एक छोर पर आप देखते हो स्टील में, अगर आप एक छोर पर धीरे से किसी चीज से टक्कर मारोगे तो दूसरे छोर पर तुरंत ही उसकी आवाज पहुंचेगी। ठीक है, यही वजह है कि जो रेलवे पटरियां आती रहती हैं, रेलवे पटरियों पर बहुत दूर से अगर मान लो ट्रेन आ रही है, उसको जानना है तो आपको कान लगाना होगा और सुनाई पड़ जाएगा। कभी प्रैक्टिकल मत करने लगना मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, कि रेलवे की पटरियों पर क्योंकि दूर कंपन हो रहा है, कहीं पर आवाज आ रही है तो वो ट्रेवल बहुत तेजी से हो जाएगा। जबकि वायु के थ्रू जब हम लोग को आवाज मिलती है तो वो बहुत लेट से मिलती है। जब ट्रेन बहुत करीब पहुंच जाती है तब हमें सुनाई देता है अच्छा ट्रेन आ रही है ना। लेकिन अगर पटरियों पर कान लगाओगे तो बहुत पहले ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आ रही है ट्रेन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हुए तो कि ठोस में ज्यादा तेजी से ध्वनि ट्रेवल करती है। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखो तो विजिबल लाइट्स जो होती हैं, ये देखो ये ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि ये अब देखो ट्रांसवर्स वेव जो है ये इसमें यही जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड ऊपर होता है, क्रेस्ट और थ्रो के माध्यम से ये ट्रेवल करती जाती है। ठीक है ना, और तब ये डायरेक्शन पर पहुंचती है, तो यानी कि लंबवत पड़ती है। समझ में आ गया ये अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग? आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग समझ में आ गया ना। ठीक है, अनुदैर्ध्य मतलब दिशा में, ध्यान रहो, अनुदैर्ध्य यानी कि दैर्ध्य का दिशा में अनुसरण कर रहा हो, दिशा में अनुसरण। यहाँ पर देखो कभी कभी ना ये शब्दों से भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इस वाला इसमें बता देंगे, इस वाला इसमें बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लेकिन परिभाषा डेफिनेशन में गलत हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो, दिशा में, ठीक है ना, दिशा के अनुदिश, तरंग की, तरंग की दिशा में, ठीक है ना, तरंग की दिशा में यानी अनुदिश, अनुदिश दिशा का अनुसरण। तो अनुदैर्ध्य न पढ़ो, इसको अनुदिश पढ़ लो, आसानी से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। और ये अनुप्रस्थ है, दिशा दिशा मतलब कि जो तरंग है उसके ऊपर गिर रहा है, तरंग पर, तो ऊपर गिर रहा है मतलब लंबवत है। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अयांत्रिक तरंगों की, यानी नॉन मैकेनिकल वेव्स की। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने बताया नहीं आपको, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्यान रखना कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, ये पूछा जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंगे ये केवल ठोस या द्रव की सतहों पर ये ट्रेवल करती हैं और गैस पर बिल्कुल नहीं ट्रेवल करती हैं। ठीक है ना, ये केवल ठोस और द्रव के सतह पर ट्रेवल करती हैं। ठीक है, ठोस और द्रव के मतलब ठोस तो जैसे मान लो कोई धातु हो गया तो उसमें जाएंगी ये। द्रव की सतहों पर जैसे कि आप देखते हो समुद्री लहरें जो होती हैं, समुद्री लहरें एग्जाम्पल में, समुद्री लहरें ऊपर उठ रही हैं तो क्या नीचे भी ऐसे वेव होती जाती है? नहीं, नीचे तो जल शांत रहता है ना, ऊपर वाला ही वेव जो है वो इस वेव में होता हुआ जाता है समुद्र की लहरों में, नीचे वाला तो शांत रहता है। तो द्रव के सतहों पर ही ये इस प्रकार की तरंगे जो है ये ट्रेवल करती हैं, क्योंकि इनको पूरा पूरा रन कराना होता है।
और अगर मान लो नीचे वाला जाना है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया एक दूसरे को धक्का मारने वाला, तो धक्का मारने वाला धक्का मार करके कौन जा सकता है, वो नीचे वाला जा सकता है, मतलब वो तीनों माध्यम में जा सकता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे गैस हो। गैसों में ट्रेवल नहीं करती हैं, गैस माध्यम में नहीं ट्रेवल करती हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अनुप्रस्थ तरंगों की ये खासियत है, खास बात है, ठीक है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें नहीं उत्पन्न की जा सकती हैं। ओके, चलिए, और बाकी अनुदैर्ध्य तरंग की अगर बात करें, अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें, तरंग की अगर बात करें, तो ये जो है सभी माध्यम में, सभी माध्यम में ट्रेवल कर सकती हैं, माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, सकती हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे अयांत्रिक तरंगे, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे भी से कहते हैं, और नॉन मैकेनिकल तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वेव्स ऐसी वेव हैं, ये तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई माध्यम ना हो, निर्वात हो, तब भी ये काम करेंगे, ठीक है ना, कोई माध्यम ना हो। फॉर एग्जाम्पल लाइट, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है। हालांकि डबल स्प्लिट जो परीक्षण किया गया इसको लेकर के विवाद भी है, लेकिन लाइट जो है कि फोटान है कि ये है, वो अलग विषय है, वो टॉप लेवल का विषय है, उसको छोड़ो, उसमें आज तक भी मतभेद है। यहाँ पर हम लोग इसको मानकर चलते हैं कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है ना। अब लाइट इस जो अयांत्रिक तरंगे होती है, इसकी कुछ खासियत बातें देख लो, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। और इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी, वैक्यूम में भी गमन कर सकती हैं, ये उदासीन होती हैं, ठीक है ना, उदासीन वेव्स होती हैं, प्रकाश के वेग से ये गमन करती हैं। प्रकाश का वेग आप जानते हो, प्रकाश का वेग आप जानते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना, या कहें आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, बात एक ही हुई। इनके पास ऊर्जा और संवेग जो होता है ये खुद में होता है, एनर्जी भी होता है, मोमेंटम भी होता है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी। ये वन लाइनर से ये पूछे जा सकते हैं आपसे। फॉर एग्जांपल में प्रकाश वेव हुआ, रेडियो वेव्स हुआ, एक्स रेज हुआ, अभी मैं आपको पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूं। इनका जो स्पेक्ट्रम होता है ना, इनका स्पेक्ट्रम जो होता है ना, ये 10⁻⁴ से लेकर के 10⁻⁴ से लेकर के 10⁻−12 14 तक होता है, ठीक है ना, ये इनका स्पेक्ट्रम है, यानी फैलाव है। अब फैलाव, स्पेक्ट्रम, ये सब जानो, इससे पहले कुछ बेसिक चीज है वेव्स की, उसको जान लो, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है ना। वरना ऐसे लिस्ट आप देखते होगे तो आप दिमाग चकरा जाता होगा कि ये है क्या, इसको याद कैसे करेंगे, है ना। इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। मैं अभी आपको समझा देता हूं कि कैसे समझना है, पहले कुछ बेसिक चीजें जान लो। तो बेसिक चीजें जैसे मान लो कोई भी एक साइनोसॉइडल वेव्स जा रही है, अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आ गए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये मान करके चलेंगे, ये साइनोसॉइडल में चलती है। साइनोसॉइडल वेव्स मतलब आप समझो ऐसे, लाइन तो अच्छी हो गई, ठीक है। चलो, अब ये मान लो कि एक वेव है, वो वेव ऐसे जा रही कुछ, ठीक है, ये वेव्स ऐसे जा रही है कुछ, इस वेव में दिख रहा है ना वेव,
ठीक है, इस वेव में देखो कितनी साइकिल पूरा हो रही है। अगर मान लो ये 0 है, इस 0 से लेकर के ये मान लो 1 है, ठीक है, नामकरण कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगा, जिससे मैं पॉइंट पॉइंट आपको बताते चलूंगा। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये आपका ई पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी डी ई ये पॉइंट्स हैं। अब यहां पर मान लो अगर कोई वेव्स ये चल रही है तो ये एक साइकिल देखो यहां 0 से उठा, इसके बाद ये हाफ साइकिल पूरा किया ऊपर में पॉजिटिव दिशा में, नीचे ये नेगेटिव दिशा में एक हाफ साइकिल पूरा किया, तो ये इसका एक पूरा का पूरा साइकिल हुआ। ध्यान रहे, एक यहां से लेकर के इसका यहां तक जाना ही एक साइकिल हुआ। ठीक है ना, वन साइकिल इक्वल टू ए टू सी, यानी ए से लेकर सी तक जो ट्रेवल किया ये इस माध्यम में, ये इसका एक साइकिल हुआ। इसमें ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव दिशा में गया है इतना, और इतना कहेंगे नेगेटिव दिशा में गया है। ठीक है, ये पॉजिटिव वेव हुआ, ये नेगेटिव इसका वेव हुआ, तो ये पूरा का पूरा इसका साइकिल हो गया, फिर से ये 0 पर आ गया। अब मान लो यहां पर कुछ अंक दिए गए हैं, भाई कुछ वैल्यू दी गई होगी जहां तक ये टॉप पर जाएगा और जहां तक ये डाउन पर जाएगा। एक साइनोसाइडल वेव है, अगर मान लो आइडियल एक साइनोसाइडल वेव है, साइन वेव है, तो वो जितना ऊपर जाएगी उतना ही नीचे जाएगी, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव में जाएगी। अब मान लो ये कोई एक नंबर है, मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब ये अगर मान लो ऊपर मैक्सिमम जो जा रही है वो वैल्यू है मान लो 7। ठीक है, तो ये जो 7 है ना, ये जो 7 है ना वैल्यू इसका, ये इसका है एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड है ये, ए से जिसे डिनोट करते हैं, और ये इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड हुआ। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड इसे कर दो आयाम, जिसे हिंदी में कहते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। ठीक, समझ में आ रही ना बात? बहुत आराम से समझ लो इसको, सबको अगर समझ लोगे तो फिर आराम से सब कुछ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर मान लो ये एम्पलीट्यूड है, यानी कि ऊपर कितना मैक्सिमम वैल्यू पर जा रहा है, और ये यहां से यहां तक अगर जाता है तो यानी एक 360 डिग्री का पूरा पूरा ये ट्रेवल कर रहा है। 360 डिग्री जो है ये ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि 360 कहो या कहो 0, बात तो वही होती है ना कि एक बार कोई एक साइकिल गया और वापस से वहीं पर आ गया, तो मतलब वो 0 हुआ। भाई 360 डिग्री मतलब यही तो होता है कि हम कोण बनाना शुरू किए और मान लो ये गया, ये 90 हुआ, इसके बाद इधर 180 हुआ, 270 हुआ, उसके बाद ये आ गया 0 पर। जहां शुरू किए थे वहीं दोबारा आ गए, तो वही 0 डिग्री हुआ या 360 डिग्री हुआ। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है, अगर हाफ साइकिल पूरा करता है तो ये 180 डिग्री पर है, जिसे हम लोग पाई से कह सकते हैं, और अगर यहां तक आ गया तो इसे हम लोग 280 डिग्री यानी कि 360 डिग्री यानी कि 2 पाई कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं ना। एक साइकिल आधा साइकिल किया तो पाई तक चला यानी 180 तक चला, और पूरा किया तो फिर 2 पाई तक चला यानी कि 2 पाई तक, यानी कि 0 डिग्री या कहें कि 360 डिग्री तक चला। ये बात ध्यान रखना, आगे न्यूमेरिकल्स में ये काम आएंगे। ठीक, ये यहां से यहां तक पाई, यहां से यहां तक 2 पाई चला। अब देखो एक चीज और देखो, ए टू सी चलने में जितना इसको दूरी, जितना मिनिमम दूरी तय करनी पड़ी, मान लो यहां से यहां तक की दूरी जो है, यानी 0 से मान लो 2 पाई तक की जो दूरी हुई, की दूरी जो हुई थी है, इसे कहते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, और इसे लेमडा से शो करते हैं, इसका सिंबल है। 0 से 2 पाई की दूरी यानी ए से सी की दूरी, ये जो मिनिमम दूरी है, ये वाली दूरी, ठीक है ना, वेव की दूरी नहीं, ये वाली जो दूरी हुई यहां से यहां तक की, इसे कहेंगे लेमडा या वेवलेंथ, तरंग की दूरी, जिसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये तरंग दैर्ध्य समझ में आ गया।
आयाम समझ में आ गया। अब इस तरंग दैर्ध्य को मान लो ये चीजें यहां पर जा रही है और एक साइकिल पूरा हो रही है। ये एक साइकिल मैंने आपको बताया ए टू सी में ऐसे जा रही है जब तो ए टू सी एक साइकिल पूरा कर रहा है और ये इसकी तरंग दैर्ध्य हो गई। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि चलो भैया बताओ कि एक सेकंड में कितना साइकिल हो जा रहा है। अगर मान लो जैसे एक सेकंड में मान लो कई साइकिल ये घूम जा रहा है, एक सेकंड मान लो कई बार ये ऐसे अप डाउन हो जा रहा है। तो अगर पूछा जाए कि एक सेकंड में कितना साइकिल अगर हो जा रहा है ये जानना हो तो वो क्या है, तो यानी उसका मतलब यही होगा ना एक साल में एक साइकिल एक सेकंड में सॉरी एक सेकंड में कितनी बार वो चक्कर लगा लिया, कितनी बार वो चक्कर लगा लिया, या उसको और शुद्ध हिंदी में कहें कितनी बार वो आवृत्त कर लिया। तो कितनी बार वो आवृत्त कर लिया एक सेकंड में, इसी को कहेंगे आवृत्त, जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं अंग्रेजी में। यानी एक सेकंड में जितने वो चक्कर लगा लेगा, जितने वो साइकिल कर लेगा पूरा, उसे ही कहेंगे फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? चलो अब तरंग दैर्ध्य फ्रीक्वेंसी, अब इसको सबको अच्छे से डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग और अच्छे से लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं। तो तरंग दैर्ध्य अगर बात करें तो क्या कहोगे इस पर? या वेवलेंथ? वेवलेंथ के लिए आप क्या कहोगे? वेवलेंथ की डिफिनेशन क्या मैंने आपको बताई, पॉइंट ए से पॉइंट सी, यानी एक साइकिल पूरा होने में जो मिनिमम दूरी है, ठीक है, किसी तरंग को एक साइकिल पूरा करने में तय की गई जो दूरी है, तय की गई दूरी जो होती है तरंग दैर्ध्य कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है जी, और इसे लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अभी इसको सबको समझते चलो, क्योंकि अभी आगे ये काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, ये सिंबल्स भी समझते चलना। और अगर तरंग दैर्ध्य के बाद यहां पर बात करें हम लोग आवृत्ति की, आयाम की बात कर लें, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की डिफिनेशन आप क्या लिखोगे? कोई वेव कितना मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है उसे कहेंगे आयाम। ठीक है ना? चलो तो ये देखो अपनी वैल्यू से ये महत्तम जितना भी मैक्सिमम जितनी वैल्यू तक जा रहा है उसे कहेंगे आयाम। किसी तरंग के मैक्सिमम परिमाण को अथवा विस्थापन को, मैक्सिमम परिमाण या विस्थापन को आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है ना? सरल आवर्त गति में आप देखते हो ना कि जैसे एम्पलीट्यूड को सरल आवर्त गति में बहुत अच्छे से समझाया जाता है। जैसे अगर मान लो कोई एक पिंड है यहाँ पर लटका हुआ है, तो वो एक बार इधर जाएगा, जितना मान लो उतना मान लो इधर जाता है, तो जितना ये एक बार इधर गया और उसके बाद फिर से इधर आया, तो यानी वो एक साइकिल पूरा किया, तो वो जितना मैक्सिमम विस्थापन कर लेता है एक बार में, वही तो उसका एम्पलीट्यूड होता है, वही तो इसका आयाम होता है। ऐसे ही तो यहाँ भी तो हो रहा है, जितना ये ऊपर जा रहा है एक बार, उतना ही नीचे आ रहा है। तो जितना ऊपर जा करके जितना नीचे आ पा रहा है, मतलब जितनी वैल्यू तक जा रहा है, मैक्सिमम जो विस्थापन हो रहा है, उसी को कहेंगे आयाम। ठीक है ना?
इस दूरी को कहेंगे आयाम, इस दूरी को ही कहेंगे आयाम। समझ में आई बात? तो यहां पर मैक्सिमम विस्थापन जो हो रहा है ना किसी तरंग के अधिकतम परिमाण या विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसे ए से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। अब आगे, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति मतलब समझो कि एक सेकंड में जितना भी, एक सेकंड में जितना भी वो फ्रीक्वेंसी कर ले, जितनी भी वो चक्कर लगा ले, जितना भी वो साइकिल पूरा कर ले, उसे कहेंगे आवृत्ति। जैसे मान लो कि एक सेकंड में, एक सेकंड का टाइम दिया जाता है और एक सेकंड में मान लो वो कई चक्कर लगा लेता है, कई चक्कर लगा लेता है, तो आवर्तकाल उसका क्या होगा और आवृत्ति क्या होगा, ये अगर पूछा जाए तो मान लो एक सेकंड में वो एक चक्कर यहाँ की यहाँ पहुंचा, दूसरा चक्कर यहाँ पहुंचा, तीसरा यहाँ पहुंचा, चौथा यहाँ पहुंचा, पांचवा यहाँ पहुंचा, तो ये, और मान लो 6 चक्कर लगा लेता है यहाँ पहुंचा, तो मान लो ये 6 चक्कर लगा ले रहा है, तो इसका आवर्तकाल पूछा जाएगा, सॉरी आवृत्ति पूछी जाएगी और तरंगदैर्घ्य पूछा जाएगा। तो आप कैसे बताओगे? तो देखो 6 चक्कर लगा रहा है तो ये कुछ दूरी तय कर रहा होगा, ये कुछ दूरी तय कर रहा होगा, जितनी दूरी तय कर रहा होगा वो इसका हो गया तरंगदैर्घ्य। और जो 6 चक्कर लगा ले रहा है तो 6 जो हो गया वो हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में अगर 6 चक्कर लगा ले रहा है तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है ना? समझ में आई बात? चलो, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति यानी कि मतलब कि एक सेकंड में कोई तरंग किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में पूरे किए गए साइकिल की, पूरे किए गए साइकिल या आवृत्ति, या कहें कि साइकिल या चक्कर, पूरे किए गए चक्करों या कहें साइकिल्स की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? स्मॉल एफ से इसे प्रदर्शित करते हैं एक सेकंड में अगर पूरा किया कि जो भी चक्कर है। तो मान लो ये एग्जांपल है और इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दे रहा हूं। यहां पर मान लो 6 चक्कर ये लगा रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? तो मान लो इसमें एग्जांपल्स के तौर पर इस क्वेश्चन में मान लो एग्जांपल में कुल चक्कर कितने हैं, कुल साइकिल कितने हैं, 6, और टाइम कितना गया है, 1 सेकेंड। तो आवृत्ति कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एक सेकंड में 6 चक्कर, मतलब कि आवृत्ति कितनी हो गई? आवृत्ति इसकी हो गई कितनी? 6, 6। और इसको हर्ट्ज में, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है हर्ट्ज। अब जो अपने इंडिया में विद्युत चलती है, लाइट चलती है, वो 50 हर्ट्ज पर होता है। आप देखते हो कभी कभी कि जो बल्ब होता है उस पर लिखा रहेगा कि 50 हर्ट्ज, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस लोगे उस पर लिखा रहेगा, विद्युत डिवाइस जो भी रहेगा उस पर लिखेगा कि वाट लिखा रहेगा। मान लो 100 वाट का बल्ब है तो उसमें 100 वाट लिखा रहेगा और नीचे लिखा रहेगा 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? अपने यहाँ जो लाइट आती है, जो
इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 50 हर्ट पर चलती है। यानी वहां पर जो भी लाइट आ रही है उसमें 1 सेकंड में 50 बार वो ऑन ऑफ, मतलब 50 साइकिल वो पूरा कर रहा है। और 50 साइकिल पूरा करना का मतलब 50 बार वो ऑन हुआ, 50 बार वो ऑफ हुआ। अब अपनी विजुअलिटी इतनी है कि हम लोग केवल 17 से 16, अगर 1 सेकंड में 16 से 17 बार कोई चीजें ऑन ऑफ होती है तभी वो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हो रही हो तो हमें पता नहीं चलेगा, इसीलिए हमें दिखता है कि लाइट जल रही है। लाइट दिखता है जैसे बल्ब जल रहा है तो दिखता है कि ये मतलब ऑन है, ये लगातार जल ही रही है, पूरा सीधा सीधा प्रकाश मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी 1 सेकंड में, पर सेकंड में वो 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है। यानी ऑन हो रहा है 50 बार और 50 बार ऑफ हो रहा है। कैसे? इसी साइकिल के माध्यम से आप समझो। 1 सेकंड में अगर 50 बार ऑफ, यानी 50 बार ये टॉप पर गया, 50 बार डाउन पर गया, तभी तो क्या होता है कि जब हम लोग को करंट लगता है तो उसमें कंपन होता है। कंपन क्यों होता है? पकड़ के चिपका क्यों नहीं लेता है? चिपकाता कब है? जब डीसी रहता है, डायरेक्ट करंट। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इंजीनियरिंग नहीं कराना है आपको, है ना। अभी केवल आप यही बेसिक चीज समझो। कोई अगर पूछे तो बता देना कि बल्ब जो है वो 1 सेकंड में 50 बार ऑन होता है, 50 बार ऑफ होता है, और टोटल वो 50 साइकिल पूरा करता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी पर थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल वाली बात कर ले, चलो अब पहले वो स्पेक्ट्रम दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो स्पेक्ट्रम में क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो चीजें हैं, ये साइकिल जो है, ये अयांत्रिक तरंगे जो है, इनका एक वाइड रेंज होता है, 10⁴ से 10⁻14 तक का। मतलब इनमें बहुत प्रकार की रेंज, मतलब हुआ बहुत प्रकार के इसके तरंगे होते हैं, तरंगों के टाइप होते हैं। भाई आप जाते हो कपड़े में, पूछते हो कि आपके पास कपड़े की रेंज कितनी है, तो वो बोलेंगे आपको किस रेंज की चाहिए, तो बोलोगे 800 से लेकर 1400 रुपए तक का दिखा दो या 5000 तक का दिखा दो। तो वो रेंज मतलब कितने वैरायटी के हुए। ऐसे ही इस वेव में, यानी अयांत्रिक जो तरंगे होती है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। अब इन वैरायटियों की अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी अपनी उपयोगिता होती है। जैसे यहाँ पर देखो, विद्युत चुंबकीय के कुछ प्रमुख जो विद्युत चुंबकीय हैं तरंगे हैं, जो मतलब हम लोग प्रचलित हैं, जो हम लोग जानते हैं। वैसे तो बहुत होती हैं और बहुत अलग अलग टाइप पर यूज की जाती हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो प्रचलित हैं। जैसे गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, विजिबल रेडिएशन हो गया, इंफ्रारेड हो गया, शॉर्ट रेडियो वेव्स हुआ, लॉन्ग रेडियो वेव्स हुआ, इन सबको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो परिसर है, आवित्र का जो प्रसार है वो कितना है, 10⁻14 से 10⁻10 तक। और इसका उपयोग कहाँ होगा? नाभिकीय अपक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में। किसका? गामा रेज का। गामा रेज जो है, देखिए इनका आवृत्ति, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, मतलब 10⁻14 है। अच्छा एक चीज और मैंने आपको नहीं बताया, देखो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, एक चीज अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, ये जो वेव्स मैंने बनाई हुई है, यहां पर आपको मैं एक और वेव बना करके एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। थोड़ा सा इसका वो कर देना, कंपैरिजन कर दे तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। बार बार अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ना डंडा करने लगते हैं, वो मतलब कॉमन सेंस है, समझ सकते हैं वो कि हाँ ये चीजें हैं, इसका अर्थ ये होता है, लेकिन फिर भी वो पंचर करे रहेंगे कि नहीं नहीं अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी नहीं लिखो। अरे यार कितनी बार लिखा जाएगा, हर बार थोड़ी ना लिखा जाएगा, उसको समझो बार बार। देखो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की समझो। यहां पर मैं दो टाइप का वेव बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। ये आप जानते हो पाई, ये 2 पाई, ये ना पाई, 3 पाई, ऐसे ही चलेगा। यहां पर देखो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई,
11 पाई। ठीक है, अब दोनों एग्जांपल्स में आपको क्या दिख रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि पहले वाले में बताओ वेवलेंथ कितनी है, ठीक है, मान लो इससे इससे इसकी बीच की दूरी x है, ये सब समान है, मान लो x ये भी है, x ये भी है, x ये भी है। चलो अब बताओ इसकी वेवलेंथ कितनी है? ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको भी पूरा साइकिल पूरा कर देते हैं, नहीं तो कहोगे कि ये वाला तो पूरा हो ही नहीं है। चलो मान लो ये भी हो गया। चलो इसकी अगर वेवलेंथ पूछा जाए तो इसकी वेवलेंथ कितनी है? इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? मैंने आपको बताया वेवलेंथ के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली देखना है कि एक साइकिल पूरा करने में जितना उसका दूरी लग रहा है वो उसका हुआ वेवलेंथ ना। अब वो कितनी वेवलेंथ है अगर पूछा जाए तो कितनी साइकिल है पहले देख लो। एक साइकिल यहां से यहां तक जा करके पूरा हो रही है, एक दूसरी साइकिल यहां से यहां तक पूरा हो रही है, तो दो साइकिल पूरा यहां पर हो रहा है। अब इस दो साइकिल पूरा होने में टोटल वेवलेंथ पूछा जाए, टोटल कितनी है? वैसे वेवलेंथ तो ये हुआ कि एक वेव की लेंथ कितनी है, ठीक है ना, एक वेव की लेंथ कितनी है। लेकिन मान लो ये कितनी दूरी की लंबी वेव जा रही है, इसको जानना हो तो ये आप बताओगे। तो एक वेव की लेंथ ही वेवलेंथ है। अब एक वेव की लेंथ कितनी हो रही है तो आप देखोगे यहां से लेकर के भाई साहब x प्लस एक्स यानी कि 2x, x प्लस एक्स यानी कि 2x, ये इसकी वेवलेंथ हुई। समझ में आई बात? अब यहां वाले में पूछा जाए कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, तो आप देखोगे अगर मान लो ये वाला है और इसको लेके आते हैं कहां तक, थोड़ा सा भाई ऊपर नीचे करने में दिक्कत हुआ है, इसको एडजस्ट करते हैं ना, जिससे आपका ये भाई पटरी लेकर तो बना नहीं रहे ये ओ हाँ, अब मान लो ये यहां तक आ रहा है। अब इसमें देखोगे कि ये एक साइकिल, दो साइकिल और तीन साइकिल, एक साइकिल, दो साइकिल और ढाई साइकिल, ढाई साइकिल मान लो पूरा नहीं आ पाया, ढाई साइकिल ही आया। ये ढाई साइकिल के बराबर है इसका हाफ साइकिल। और अगर पूरा ले लोगे तो एक साइकिल, ये देखो ये तीसरा साइकिल हुआ पूरा, ये चौथा साइकिल हुआ, ये ले लो। ठीक है, अब ठीक है, यहां पर देखो इसका एक साइकिल जब पूरा हो रहा है तो अब इसका कितना साइकिल पूरा हो जा रहा है? एक साइकिल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दूसरा साइकिल, यहां से यहां तक तीसरा साइकिल, यहां से यहां तक चौथा साइकिल, यानी कि ये चार साइकिल इसकी पूरे हो जा रहे हैं। समझ में आ रही ना बात मेरी? इसकी एक साइकिल के बराबर इसकी चार साइकिल है। अगर मान लो इसकी वेवलेंथ 2x है तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? इसकी वेवलेंथ समझ लो कि x बराबर इसका दो साइकिल के बराबर है तो इसका और x/2 हो जाएगा कि नहीं? x/2 हो जाएगा कि नहीं? यानी इसकी वेवलेंथ कम है। लेकिन दूसरा चीज आप देख रहे हो, एक सेकेंड में अगर पूछा जाए कौन कितनी बार कंपन करेगा, तो ये वाला अगर है तो ये देखो एक सेकेंड में मान लो इतना दूरी तक कंपन कराना था, तो एक सेकेंड में अगर इतनी दूरी तक कंपन कर रहा है तो ये एक साइकिल किया और दो साइकिल किया, यानी एक सेकेंड में दो बार कंपन किया, एक सेकेंड में दो चक्कर लगाया। या और सिंप्लीफाइज करें कि इसकी आवृत्ति 2 है, ठीक है ना, 2 हर्ट है, तो एक सेकेंड में ये दो बार कंपन किया यानी कि इसकी आवृत्ति 2 है, लेकिन इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। इसमें देखो एक सेकेंड में ये कितना कंपन किया, मान लो यहां से यहां तक कंपन किया था, तो इसका अगर कंपैरिजन करें तो जितने में एक करता है इतने में चार करता है, दो करेगा तो आठ करेगा, यानी कि ये एक सेकेंड में 8 बार कंपन किया। तो इसकी आवृत्ति कितनी हुई? इसकी आवृत्ति जो एफ है 2 हर्ट हुई थी और इसकी आवृत्ति जो है ये मान लो 8 हर्ट हुई, है ना। लेकिन इसकी वेवलेंथ में अगर बात करें, इसकी वेवलेंथ जो थी अगर मान लो 2x थी तो इसकी वेवलेंथ कितनी थी? x/2। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा, अगर आवृत्ति कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। यहां पर आवृत्ति 2 हर्ट है सिर्फ, लेकिन वेवलेंथ इसकी 2x है, और यहां पर आवृत्ति 8 हर्ट है यानी आवृत्ति ज्यादा है और वेवलेंथ x/2 है, यानी कि इसके 4 गुना कम है। ठीक है, तो ये आपको अंतर समझना है कि आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, यानी तरंग दैर्ध्य होती है। ये बात समझ में आ गई?
एफ इक्वल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अब समझ में आ गया ये आसानी से। ओके, चलिए अब इसी में अगर आवर्तकाल जानना है तो आवर्तकाल मतलब कि अब इसी का उल्टा कर दो फ्रीक्वेंसी का। जैसे हम लोग कहते थे 1 सेकंड में कितना साइकिल कर रहा है, तो इसी को उल्टा पढ़ो कि 1 साइकिल में कितना आवृत्ति कर सकता है। सॉरी, एक एक का आवर्तकाल, सॉरी 1 साइकिल लगाने में कितना समय लग सकता है, इसी को आवर्तकाल कहेंगे, है ना। इसको भी लिख ही लो, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे। हर चीज आपको कवर कराना है, ठीक है। आवर्तकाल को भी समझते चलो। आवर्तकाल और आवृत्ति, इसको भी समझ लो। तो आवृत्ति के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आवृत्ति के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्कर, 1 सेकंड में कुल साइकिल की संख्या, कुल चक्करों की संख्या, ठीक है। और आवर्तकाल के केस में इसका हो जाएगा अपोजिट। आवर्तकाल के केस में हो जाएगा अपोजिट, यानी एक चक्कर लगाने में कितने समय लगे, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय। अब इसको एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल बनाकर समझो। मान लो एक ऐसी हम लोग बना लेते हैं वेव, मान लो ऐसे वेव बना दिए, ठीक है। अब इस वेव में आप देखोगे 1 साइकिल हो रहा है, 2 साइकिल हो रहा है और 3 साइकिल पूरा हो रहा है। मान लो ये वेव 1 सेकंड में 3 साइकिल पूरा कर ले रही है। तो ये वेव अगर 1 सेकंड में 3 साइकिल पूरा कर ले रही है, आवर्तकाल को वैसे टी से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना, और इसको एफ से डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से। अगर मान लो ये 1 सेकंड में 3 साइकिल पूरा कर ले रहा है, यानी ये 3 साइकिल है, 3 साइकिल मान लो पूरा कर ले रहा है। 1 सेकंड में अगर 3 साइकिल पूरा कर ले रहा है तो इसका एफ कितना हुआ, फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 3 हर्ट्ज हुआ ना। लेकिन अगर मान लो इससे आपसे जस्ट अपोजिट पूछा जाए कि बताओ 1 साइकिल पूरा करने में कितना समय लग रहा है, तो 1 सेकंड में अगर मान लो 3 कर ले रहा है, एक एक नियम वही लगाओ, 1 सेकंड में मान लो 3 साइकिल पूरा कर ले रहा है, तो 1 साइकिल में कितना कर लेगा, 3 साइकिल कर ले रहा है, तो यानी 1 साइकिल अगर करना होगा तो कितना कर लेगा, 1/3। वही तो एक एक नियम बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हो। तो यानी कि ये इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी अगर आवर्तकाल पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/3, और ये सेकंड में डिनोट करते हैं। ये समझ में आई बात। यानी एक चीज कंक्लूजन आपका ये निकलता है यहां से कि आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल जो होता है बराबर 1/आवृत्ति होती है। यानी T इक्वल टू 1/f, ये भी एक फॉर्मूला है आपका। समझ में आ गया। चलो अब आगे, अब इसको और समझो अच्छे से। अब आपको ये जो एक्सप्रेशन है ये समझ में आएगा, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम, यहाँ पर क्रमों, यहाँ पर हम लोग कुछ मैकेनिकल वेव्स की, नॉन मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स देखते हैं और उनको देखते हैं कि वो उनका उपयोगिता क्या है। गामा रेज की अगर बात करें, गामा किरणों की, जिनके बारे में आपने सुना है, इसकी आवृत्ति परसर यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 10⁻⁻14 से 10⁻−10 होगी, यानी इसकी आवृत्ति बहुत कम है। तो अब आप समझो आवृत्ति कम है तो ज्यादा क्या होगा, वेवलेंथ, यानी इनकी वेवलेंथ सबसे अधिक होगी, वेवलेंथ सबसे अधिक होगी। तरंग दैर्ध्य
सर्वाधिक, ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य इसकी सबसे ज्यादा होगी। पॉल विलार्ड जो है इसकी खोज करता है। नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में इसका यूज किया जाता है। एक्स किरणों की अगर बात करें तो एक्स किरणों की रेंज जो है, आवृत्ति रेंज जो है वो 10⁻10 से 10⁻8 तक होता है। इसको रॉन्जन ने खोजा था। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में एक्सरेज का किया जाता है यूज। आप देखते हो हड्डी टूटता है तो एक्सरे कराते हो। परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, ये 10⁻8 से 10⁻7 तक इसका रेंज होता है। अब इसमें आपको इसके बीच में का कहीं दिख जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, ये रेंज बताई जा रही है। अभी कहीं पर एवरेज में आपको 10�8 मिल सकता है, 10�7 मिल सकता है, ठीक है ना, माइनस में। यहाँ पर 10�8 हो, इसका 10⁻9 एवरेज में मिल गया, 10�14 और 10 के बीच के 10⁻12 मिल गया रेंज में। तो परेशान मत होना, बात वही हुई। रिटर ने इसको खोजा था। सिकाई करना हुआ, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करना हुआ, बैक्टीरिया को नष्ट करना हुआ, इन सब में परावैंगनिक किरणों का यूज किया जाता है। दृष्टि विकिरण यानी विजुअल रेडिएशन जो होती हैं, अभी तक देखो ये नॉन विजुअल है, ये अभी हमें दिखाई नहीं देती हैं। विजुअल रेडिएशन जो होती है यहां से हमें दिखना शुरू होता है विजुअल रेज से, ठीक है। तो 3.9 से 10⁻9 से ये 10⁻7 से 7.8 10⁻7 तक है। न्यूटन ने इसे खोजा था। वस्तुओं को देखने में इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। दृश्य विकिरण, अभी हम लोग को चीजें दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है। प्रकाश नहीं होता तो चीजें दिखती नहीं है। प्रकाश एक्चुअली में चीजें नहीं लाइट कर रही होती, चीजों पर प्रकाश का रिफ्लेक्शन पड़ता है तब वो हमें दिखाई पड़ जाती हैं। अवरक्त विकिरण अगर बात करें इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड जो है ये हर्सेल ने खोजा था और ये 7.8 × 10⁻7 से 10⁻3 मीटर तक इसमें होता है। कोहरे में अगर फोटोग्राफी करना हो, रोगियों की सिकाई करनी हो, इसमें इसका यूज किया जाता है। शॉर्ट रेडियो वेव्स की बात करें तो 10⁻3 से 1 मीटर तक इसका होता है। ये वेवलेंथ है वैसे, ठीक है ना, मीटर है, मीटर में है तो ये वेवलेंथ हुआ, भाई ध्यान रखना। मीटर में है तो वेवलेंथ, और अगर हर्ट में होता है तो समझो उसका तरंग दैर्घ्य, ठीक है, आवृत्ति परिसर। तो इस हिसाब से इसका वेवलेंथ जो है सबसे कम हुआ, तरंग दैर्घ्य सबसे कम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ध्यान नहीं दिए मीटर का। 1 मीटर से 10⁴ मीटर तक इसका होता है। ये इसका सबसे लंबा वेवलेंथ होता है, सबसे लंबा वेवलेंथ होता है, मतलब वेल्डिंग्स के बराबर। मार्कोनी ने इसको खोजा था और रेडियो और टेलीविजन में इसका यूज किया जाता है। अब कुछ विजुअल्स के हिसाब से देख लो। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वेवलेंथ अगर बहुत ज्यादा रहेगी, वेवलेंथ बहुत ज्यादा रहेगी तो मतलब फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। वेवलेंथ जैसे जैसे कम होने लगा फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी, ठीक है ना। ऐसे ही चलता है, ऐसे 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 गया, ऐसे ऐसे। गामा रेज देखो 10⁻12 यहाँ पर एवरेज में दिया गया है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लेकिन वेवलेंथ बहुत कम। एक्स रेज वेवलेंथ उससे कम, अल्ट्रावायलेट उससे कम, विजिबल रेज उससे कम, इंफ्रारेड उससे कम, और माइक्रोवेव में फ्रीक्वेंसी और कम, रेडियो वेव्स में बहुत कम फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी, ठीक है। अगर आप एक एग्जांपल्स देखो तो रेडियो वेव्स जो है इसकी फ्रीक्वेंसी एक बिल्डिंग के बराबर होती है, इतनी वाइड रेंज की एक साइकिल चलती है, इतनी वाइड, ठीक है। और अगर हम लोग माइक्रोवेव्स की बात करें तो एक ह्यूमन जितनी बड़ी ऊंची वाली इसकी वेवलेंथ चलती है। हनी बी में अगर बात करें, अगर इसकी इंफ्रारेड की बात करें कि हनी बी के बराबर है इसकी वेव चलती है। और अगर विजिबल रेज की बात करें तो एक पिन पॉइंट जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ पर अल्ट्रावायलेट की प्रोटोजोआ जैसे, फिर उसके बाद मेलिशियस, एटम्स, फिर एटॉमिक, ये ऐसी आपको कंपेयर करके दिखाया गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को भी आप देख लो, जस्ट उसका अपोजिट करते जाना, 10⁴, 10⁸, 12, 15, 16, 18 ऐसे। समझ में आ गई ये बात। चलो अब ये सब चीजें समझ में आ गई है तो एक एक संबंध देख लो और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो, फिर क्लास को करते हैं दी एंड, ठीक है ना। तो तरंग गति अब क्या है, चाल तरंग मतलब जो तरंग चल रही है उसकी गति को निकालते हैं। अभी आप तक हम लोगों ने तरंग दैर्घ्य पढ़ लिया, आवृत्ति पढ़ लिया, चाल पढ़ लिया, सॉरी आवर्तकाल पढ़ लिया, अच्छे तरीके से सबका कंपैरिजन देख लिया, कैसे क्या होता है समझ लिया। अब यहाँ पर तरंग की गति क्या होती है इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो गति निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग,
गति निकालने के लिए आप जानते हो कोई भी होता है गति का वही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, चाल वाला वही फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप देखते हो तरंगदैर्घ्य जो है ये दूरी है, और आवृत्ति क्या है, आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा, यानी 1 बटा आवर्तकाल यानी 1/सेकंड, तो यानी प्रति सेकंड ही हुआ, तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, वही तो आया है ना। समझो अगर इस चीज को, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, होता है ना। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दूरी गुणे 1/समय, लिख सकते हैं ना चाल को। अब यहाँ 1/समय मैंने आपको बताया था ना, यही आवृत्ति है, 1/समय ही तो आवृत्ति है, और ये दूरी तो वेवलेंथ है। चलो वही चीज यहाँ पर कही गई है, तो परेशान मत हो। v इक्वल टू n इक्वल टू n इंटू लेमडा, ये है इसका फॉर्मूला। यानी तरंग की गति अगर निकालना है तो आवृत्ति को तरंगदैर्घ्य से गुणा कर देना, वो तरंग की गति बता देगा। चलो अब इसी पर एक सवाल लगा दो। सवाल क्या है, यदि किसी रेडियो स्टेशन से प्रसारित तरंगों की आवृत्ति 5 इंटू 10⁻16 हर्ट है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। यानी यहां पर क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 5 इंटू 10⁻16, और तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, लेमडा ज्ञात करना है। जहां पर इसमें यह भी दिया गया है कि रेडियो तरंगों की चाल जो होती है 3 गुणे 10⁸ मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज और दिया गया है डाटा, 3 गुणे 10⁸। सॉल्व करो, तो सॉल्व करो, देखो मैंने आपको बताया था चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, और हमें लेमडा ज्ञात करना है, यानी कि हमें तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v/f लिख सकते हैं ना। चलो v वाली वैल्यू यहां पर रख दो, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 5 इंटू 10⁻16, ठीक है। सॉल्व करो, देखो बहुत सिंपल है, इसको डरना मत, घबराना मत इसको देख करके। 10⁸ है, 10⁻16 है ना। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हम लोग ऐसा करेंगे जो 5 से कट जाए, तो 5 से कटने के लिए इसमें एक वाला जीरो और ले लेंगे, मतलब 1 10 इसमें से निकाल लिए, तो ये हो गया 30, 30 गुणे 10⁻7 कर दिए, और अपॉन में यहाँ 5 गुणे 10⁻16 कर दिए। अब 5 से ये कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 छक्का 30, और 10⁻16 है, अब ये 10⁻16 ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा घात, तो यहाँ 6 गुणे हो गया, 6 गुणे 10⁻7 गुणे 10⁻−16, ठीक है ना। तो माइनस है, इधर प्लस है, हटेगा, 9 7 16 होता है, तो 6 गुणे 10⁻−9, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये लेमडा है तो ये मीटर में लिख दो, ठीक है ना, लेमडा है तो ये मीटर में लिख दो। यहाँ मात्रक भी लिखना जरूरी है, इसको भी ध्यान रखना। आंसर आ गया, समझ में आई ये बात। चलो ये थी क्लास आपकी वेव्स की, तरंग की, कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगली क्लास में, तो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।